मैं कहता हूँ लगा लो मुझसे बेट अगर ये क्वेश्चन जो आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं ये ना है आपके 2022 के पेपर में। बच्चों में बात कर रहा हूँ क्लास 12th के केमिस्ट्री के यूपी बोर्ड के बच्चों के बारे में। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन मैंने लिया है क्लास 12th का। 21, 20, 19, 18, 16, 17, 15, 14, 13 उसके बाद से 9 में आया हुआ है। मतलब 2013 के बाद से लगातार ये प्रश्न आ रहा है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 110% गारंटी के साथ कि ये प्रश्न आपके 2022 के पेपर में भी आएगा। तो चलो बच्चों, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th के केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आपके समय को बिना वेस्ट किए, आपके महत्वपूर्ण समय को बिना वेस्ट किए, चलिए हम करते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, सत्यापन करें कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, सत्यापन करें कि प्रथम कोटि अभिक्रिया को 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण होने में लगा समय का 10 गुना होगा, अर्थात अर्ध आयु का 10 गुना होगा। अब कुछ घंटी बजी, इसके लिए आपको दो चीजें आनी चाहिए। क्या? पहला चीज आपको पता होना चाहिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु क्या होती है। क्या पता होना चाहिए पहले आपको कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु क्या होती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु क्या होती है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको केमिस्ट्री में नहीं याद होगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। 0.609 अपॉन में के, ये भी मैं बताऊंगा। 0.609 अपॉन में के, ठीक। अब हम बात करेंगे जो चीज़ें दी हुई हैं। तो हमें पता है बच्चा कि K इजक्वल टू या T इजक्वल टू क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, T इजक्वल टू क्या होता है हमें पता है। हमें पता है T इजक्वल टू 2.303, यानी किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने लगा समय T है यहाँ पे 303 अपॉन में K, उसके बाद 303 अपॉन में K लॉग R अपॉन में R नॉट अपॉन में R। ये चीजें होती हैं, ये हमको पता है। जहाँ पे R क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता, और R अभिक्रिया की अंतिम सांद्रता। तो आपको पता होगा कि कोई भी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता हम कितनी लेते हैं 100% कोई भी होती है। अब ये R है, अब 100% अभिक्रिया में से जितनी अभिक्रिया पूर्ण हो गई है वही बची हुई सांद्रता बचेगी। तो 100% है जिसमें से कितनी अभिक्रिया पूर्ण हो गई है 99.9, तो ये आ जाएगा हमारा 0.1। अब इसको रख के हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम समय निकालेंगे। किसका समय, 99.9 अभिक्रिया पूर्ण होने में क्या समय लगेगा, 2.303 अपॉन में के, और यहाँ से आपका है लॉग, फिर आ जाएगा बच्चा R नॉट की वैल्यू 100 और R की वैल्यू 0.1। अब अगर हम 0.1 को हटाते हैं तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा बच्चा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा T इजक्वल टू 2.303 अपॉन में K लॉग 10 की पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग। हाँ सर लिख सकते हैं बिल्कुल। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, T इजक्वल टू 3.303 अपॉन में K इंटू 3 लॉग 10। यहाँ तक किसी बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें हम लिख सकते हैं। लॉग m के पावर n होता है तो n को बाहर ला देते हैं ना, ठीक। तो अब लॉग 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है सर जी 1, बस हो गया सॉल्व। तो ये हमारी क्या हो जाएगी 3 2 या 3 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.909 अपॉन में k और लॉग 10 की वैल्यू 1। अब अगर आप ध्यान देंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6.90, 2 अंक तक लिख सकते हैं अपॉन में के। अब अगर आप देखेंगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है, ये होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया 0.623, सॉरी बच्चा सॉरी यहाँ पे 23 ये होती है। ये समय दिया हुआ है, मतलब दोनों क्या है लगभग है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 0.690 अपॉन में के इनटू में 10, ये चीज़ लिख सकते हैं। और यही हमारी क्या है बच्चा
अर्ध अभिक्रिया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं T इजकल टू T हाफ इंटू में 10। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय समीकरण 1 के अनुसार उसकी अर्ध आयु के 10 गुना होगा। तो ऐसा एक प्रश्न आपका आना ही आना संभव है। वहाँ बोल सकता है अर्ध आयु का दुगुना होगा, अर्ध आयु का 5 गुना होगा, अर्ध आयु को 6 गुना होगा, लेकिन एक क्वेश्चन इससे जरूर आएंगे। हमारे अनुभव को और हमारे एनालिसिस पे विश्वास किया कीजिए, और जो क्वेश्चन कहते हैं कि ये 110% आएंगे तो उनको एक पेपर आप अपने लिए बना लीजिए, उसमें ऐड कर लीजिए। पेपर देने जाने से पहले उस क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, हम गारंटी दे रहे हैं कि वो क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका पहला प्रश्न। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अभिक्रिया अर्धायु है, 99% पूर्ण होने में लगा समय अभिक्रिया की अर्धायु के समय के 10 गुना है। यही हमें सत्यापन भी करना था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लास्ट में इति सिद्धम। ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लिख भी सकते हैं। ठीक, तो अगर अब आप इसको नोट कर लिए होंगे तो अब हम चलेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चे, और ध्यान से पढ़िए सारे क्वेश्चन को। चलिए बच्चे, ये आ गया हमारा दूसरा प्रश्न, और ये प्रश्न बता रहा हूँ जब से एनसीईआरटी लॉन्च हुई है, जब से एनसीईआरटी की बुक आप लोगों में चलने लगी है, तब से ये प्रश्न बहुत ही जोरों शोरों से आ रहा है। और इसकी जोर देने के देखिए बच्चों, एक बात ये भी पड़ जाती है क्योंकि इस प्रश्न को एनसीईआरटी में एग्जाम्पल रूप में और एक्सरसाइज में भी 3 से 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो टीचर का ध्यान इस पर पड़ता है। और ये वाकई में अच्छा प्रश्न है। एक क्या है, एक अच्छा प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न भी है, जिसे हम ईजी बोलते हैं। तो देखिए अब जल्दी से इस प्रश्न को करेंगे हम कैसे, ध्यान दीजिएगा। पहले मैं बोलता हूँ, किसी भी न्यूमेरिकल को हल करने से पहले पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। देखिए क्या दिया, NaCl HCl AO CH3COO Na के लिए सीमांत मूलर चालकता क्रमशः दी हुई है। तो हम लिखेंगे पहले किसके लिए, किसके लिए दी हुई है भैया, सीमांत मूलर चालकता किसके लिए, NaCl कितना दी हुई है, 126.45 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है सर। उसके बाद से किसकी दी हुई है सर, उसके बाद से दी हुई है HCl की। HCl की कितनी दी हुई है, ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन ये वाला भी पक्का आएगा, 425.95 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और तीसरी दी हुई है आपकी किस चीज की, CH3COONA। इस प्रकार आप लिखेंगे तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। मैं सबसे बोलता हूं, कोई रट के नहीं आया है प्रश्न, समझे। आप इस प्रकार लिखेंगे तो आप भी कर पाएंगे, ये मैं 100% बोल देता हूँ। 91.05, अरे यार 91.05 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, और हमसे पूछा क्या है, ये 3 चीज़ तो हमको दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि इसका मोलर चालकता ज्ञात करो, CH3COOH की मोलर चालकता ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, किस प्रकार ज्ञात करेंगे, बहुत ईजी सा मेथड है। बस आपको जो क्लास 1 में आपको सिखाया था ना प्लस माइनस, वही करना है। देखिए कैसे ध्यान देंगे, इसमें क्या है, एक कार्बन, ऐसे ही चेक करते हैं। अब साइंटिस्ट बुद्धि मत लगाइएगा, मैं किसी भी चीज़ का सरल तरीका बताता हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें है CH3COOH, ठीक है। इसमें एक कार्बन है, हम चेक करेंगे कार्बन कहाँ है, ये देखिए CH3COOH, यहाँ भी CH3 मिल गया और COOH भी मिल गया। तो पहले हम लिख लेंगे क्या, इसको लिख लेंगे कि इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर हम लिख सकते हैं, जो पहले ज़्यादा मिल रहा है उसको लिख लेंगे। तो इसमें हमें क्या ज़्यादा मिला, सबसे ज़्यादा ये मिला, मोलर चालकता किसकी, CH3COONA के। लेकिन इसमें तो Na नहीं है, इसमें तो H है, हमें H भी लाना है, तो H इस पे है, तो इसमें हम H ला देंगे, HCl। अब देखिए इसमें से H मिल गया, ये भी मिल गया, लेकिन Na+Cl अधिक है, इन्हें हमें हटाना है, तो यहाँ से हम NaCl की मोलर चालकता घटा देंगे, बस हो गया।
ये फंडा समझ में आया कि नहीं आया जो चीज़ मैंने बोला? पहले ध्यान से समझिएगा, पहले इसको इस प्रश्न को करते कैसे। पहले जो चीज़ पूछा है देखेंगे उसके में जो तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन जो भी हैं सबसे ज़्यादा किससे मैच कर रहे हैं। जिससे मैच करेंगे उसको लिख लेंगे। क्या बोला मैंने? जिससे मैच करेंगे उसको लिख लेंगे। फिर अब जो चीज़ उसमें और बचे हुए हैं वो किसमें है वो देखेंगे। किसमें भाई? तो इसमें मिला हमको, हमने इसको लिख लिया। अब हम देखेंगे इन दोनों मिल गए सारे तत्व, तो कौन से तत्व बचे हुए हैं जिन्हें हमें हटाने हैं। कौन से तत्व बचे हुए हैं जिन्हें हमें हटा देने हैं। तो हटाने वाले तत्व हमें कहाँ से पता चलेंगे? अब हम देखेंगे भाई यहाँ बचा Na और Cl जो कि इसमें नहीं है, इनको हमें क्या करना है? यहाँ से यहाँ हटा देने हैं। तो हम खोजेंगे भाई, कोई जैसे हम लोग घर में गंदगी साफ करवानी होती है, ईंटा छत से ऊपर ले जाना होता है, तो हम लेबर खोजते हैं ना, तो हम खोजेंगे इसमें भाई कहाँ मजदूर है। तो मजदूर यहाँ पे मिल गया। ये कह रहा है मजदूर, यहाँ पे हमें मजदूर मिल गया। ये NaCl मजदूर हो गया हमारे लिए। ये बोल रहा है कि हम इसको यहाँ से हटा देंगे। हमने बोला ठीक है भाई चलो तुम आ जाओ। तो इसके हम यहाँ पे लाएंगे तो माइनस क्यों आया सर जी? मजदूर को आप कुछ पैसा देंगे तो आपकी हानि हुई, तो ये माइनस कर देंगे, यानी कि हटाएगा तो हटेगा ना। तो यहाँ से माइनस कर दिए तो हट गया। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अब बस वही लकड़ी की काठी वाला गेम। इसका देखिए CH3COOH, इसकी वैल्यू रख दीजिए, हो गया सॉल्व। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 91.05। इसकी वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी है? 425.95। माइनस NaCl की वैल्यू रख दीजिए 126.45। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 91 536 माइनस 126 390। तो ये हो जाएगा आपका 390 दशमलव में जोड़ लीजिए दशमलव, ये 95 हो जाएंगे एक, और जिसमें से 45 हम लोग माइनस कर दिए तो बचेगा हमारा क्या? एक सेकेंड फिर मैं चेक कर रहा था यहाँ पे ना, ये पॉइंट है 5 ठीक। अब हो गया आपके। अब कुछ बचेंगे, हो गया सर जी। नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ? सेंटीमीटर मोल यूनिवर्स, यहीं पे कट जाते हैं आधा नंबर। अब ये हमारा क्या हुआ? हो गया। समझ में इस प्रकार के भी एक प्रश्न आएंगे। ये जब से NCERT बुक आई, ये एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। NCERT से पहले उतना नहीं आता था, लेकिन जब से NCERT आई ये बार बार आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें वो प्रश्न चाहिए जो हमारे पेपर में आए। हमें वो प्रश्न चाहिए जो हमारे पेपर में आए, वही प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। फिर से मैं कहता हूं, एक स्पेशल कॉपी हमारे लिए जरूर बनाइएगा, हमारे क्वेश्चन के लिए। उस क्वेश्चन को एग्जाम देने से पहले जरूर देखिएगा प्लीज़। मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूं, और इन क्वेश्चन को रिवीजन पे रिवीजन होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं केमिस्ट्री में भी आपके 60-65 के लगभग नंबर आए, कुछ बचेंगे 65, और मैं 70 में से 65 की बात कर रहा हूँ, वो तो आपके प्रैक्टिकल वाले आपका स्कूल संभाल लेगा और आप संभाल लेंगे। स्कूल के उसमें देखिए बहुत देनदारी होती है, सरकारी वाले बच्चे थोड़े से मात खा जाते हैं, उनको थोड़ा सा तैयार होना पड़ता है। लेकिन स्कूल वाले तो कहो मत, 28-29 एक नंबर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 नंबर उनसे ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। चलिए अब आपका समय हम जाहिर नहीं करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट वीडियो की ओर। देखिए मैं आपसे बोलता हूँ केमिस्ट्री में ज़्यादा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन देखिए ये क्वेश्चन आया है 5-6 वर्ष आया है, 20 में भी आया है, 19 में भी आया, 17 और 16, 13-14 में भी आया है, जिसमें थोड़ा सा दिमाग की आवश्यकता है। ज़्यादा नहीं, थोड़े से दिमाग की आवश्यकता है जो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए लगाना होगा। क्या है इस क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं। एक कार्बनिक पदार्थ के जली विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में, यानी कि W2 क्या हो गया? W2 बोले या W विलय बोले, विलय का भार। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं W2, इसको हम बोल देते हैं विलय को। कितना दिया गया भाई? 3 ग्राम। और वही विलायक का बोले तो 50 ग्राम। देखिए कितना माइनर सा दिमाग लगेगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इतने जल में ये डालने पर क्वथनांक क्या हो जाता है? क्वथनांक आपका हो जाता है 100.51 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ के अणु भार की गणना कीजिए, यानी कि जो आपका विलय पदार्थ है उसके अणु भार की गणना करनी है। यहाँ पे हमें ये स्थिरांक दिया हुआ है कितना? 0.51 डिग्री सेल्सियस मोल ATM इनवर्स।
हमें यहाँ से पता चल गया कि हमें ज्ञात क्या करना है ये। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? हो गया आप कंफ्यूज? लेकिन जो बच्चा हल्का सा दिमाग लगाएगा वो सोचेगा अच्छा यहाँ पे तो दिया हुआ है कि पदार्थ डालने के बाद जल का क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि हमें क्लास 1 से पढ़ाया गया है कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि यहाँ पे क्वथनांक में वृद्धि हो रही है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि क्वथनांक में उन्नयन, हमने पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला। क्या पढ़ा था भाई हमने क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला? यानी कि डेल्टा टी इक्वल टू हमने पढ़ा था एम के बी, जहाँ पे एम क्या है? मोललता। तो क्या हम यहाँ से ये मोललता है तो इससे फॉर्मूला क्या बन के आता है? इससे फॉर्मूला ये बन के आता है टी, डेल्टा टी इक्वल टू के बी। अब मोललता को अगर हम परिभाषित करें तो क्या हो जाएगा? विलय का तो W2 अपॉन में M2 गुणे विलायक का द्रव्यमान केजी में, तो यहाँ पे तो हमें ग्राम में दिया हुआ, तो क्या आ जाएगा? WN इंटू 100। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, केवी पता है WN पता है, ये 1000, ठीक, ये दिया हुआ है, W2 पता है, ये भी पता है, M2 हमें नहीं पता है, ये हमें निकालना है, लेकिन ये भी हमें नहीं पता है, तो ये हम निकाल सकते हैं। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? प्रारंभिक क्वथनांक, और उसमें से हम माइनस कर सकते हैं उस क्वथनांक को, तो वो होता है हमारा क्वथनांक में उन्नयन। जो क्वथनांक हमारा होता है और जो क्वथनांक भी है उसमें से माइनस करेंगे तो उन्नयन हमें पता चल जाएगा। तो पदार्थ मिलाने के बाद हमारा क्वथनांक ये हो जाता है। तो हम क्वथनांक में उन्नयन देखिए किस प्रकार फाइंड करते हैं। डेल्टा टी इक्वल टू हम लिख सकते हैं टी माइनस टी नॉट। टी नॉट क्या है? हमारा जो होता है प्रारंभिक, जो पदार्थ मिलाने से पहले था। तो ये देखिए ये हो गया हमारा 100.5 डिग्री, और 100 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ? 5.1 डिग्री सेल्सियस। यही चीज़ बस इसमें पकड़नी थी। अब तो आप भी इस प्रश्न को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो देखिए अब हम ही करके दिखा देते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बराबर, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए डेल्टा टी बराबर हमें पता चल गया है क्या है सर जी? डेल्टा टी बराबर 0.51, के बी बराबर भी देखिए दिया हुआ है 0.51। अच्छा यहाँ पे 0.51 नहीं पढ़ेंगे, पता होगा ना, ये तो बचपन की चीज़ है, क्या मैं विरोध लगा बताने। मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? WT दिया हुआ है, हाँ सर जी, 3 इंटू 1000 M2 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें निकालना है, यही दी कहाँ हुई है सर जी? WN, हाँ सर जी दिया हुआ है 50, बस हो गया। इससे ये काट दो आंख मूंद के, 1 0 से 1 0 काट दो, 5 से काट दो 20 बार, M का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो M2 अपॉन में M2 इक्वल टू 3 इंटू 20, यह हो गया 60। तो हमारा अणु भार कितना हो गया? 60 ग्राम मोल इनवर्स। क्या हो गया बच्चा? 60 ग्राम। ठीक, अब एक बच्चे ध्यान देंगे, कुछ बच्चे सोचते हैं बच्चों वाले क्वेश्चन, सर ये इससे कटा तो 0 क्यों नहीं आ गया? अरे यार 2 का टेबल 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 1, सेम चीज़ है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ M2 यानी कि 60 ग्राम, ठीक है। तो इतनी महत्वपूर्ण तरीके से आपको करना है। समझ में आ रही है जो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ? छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, उन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखते चलिए। फिर से बोल रहा हूँ, छोटी छोटी बातें मैं बताता चल रहा हूँ, उसको ध्यान में रखते चलिए। तो देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है चौथा, जिसे हमने आपके साथ अभी शेयर किया। बहुत बार ये प्रश्न आ रहे, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। क्या दिमाग लगाना था? क्वथनांक में उन्नयन। तो हमें प्रारंभिक क्वथनांक पता है कि जल का क्वथनांक हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि पदार्थ मिलाने के बाद इसका क्वथनांक कितना हो गया, और पहले इतना था, तो यहाँ से हम क्वथनांक में उन्नयन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर कभी कभार आपके कॉमन सेंस को चेक करते हैं, और जब वो आपके कॉमन सेंस को चेक करते हैं तो इस प्रकार के थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए भाई, ले लीजिए अब आप अपने 3 बूस्टर डोज। देखिए, मैं कभी बोलता हूँ ऑप्टिकल क्वेश्चन क्या होते हैं, बूस्टर डोज होते हैं। अगर आप 6 के 6 ऑप्टिकल क्वेश्चन सही करके आते हैं तो वो क्या करते हैं जानते हैं, आपके पेपर को बूस्ट कर देते हैं। आप जहाँ पे आपके 1 नंबर कट, एग्जामिनर सोचता है अरे बच्चा तो बहुत बढ़िया है, अब आपकी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है ना, तो उसमें आपके नंबर बूस्ट हो जाते हैं। तो हम 3 बूस्टर क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या है इन प्रश्नों में, पढ़िएगा। पहला प्रश्न पढ़ता हूँ, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए, थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ कि ब्लैक वाला मार्कर हमारा खत्म हो गया है। आप सोचते हैं ना कि फ्री में होता है, इंक लाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मैंने इसलिए ब्लू से इसको लिख दिया, ठीक है। देखिएगा कि और थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं पढ़ूंगा तो समझ जाइएगा। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। फिर सुनिएगा, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग भी और वेग स्थिरांक दोनों की इकाई यानी कि यूनिट समान होती है। तो इसके लिए आता है बच्चों आंसर, शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब हम चलेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन, फिर से सुन लीजिए। वेग और वेग स्थिरांक दोनों का इकाई किसके लिए समान होता है, तो भैया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। चलिए दूसरा प्रश्न, शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम है। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये फिजिक्स का भी क्वेश्चन है, फिजिक्स में भी आ जाता है। कुछ क्वेश्चन देखिए, ये फिजिक्स में भी है, फिजिक्स में भी आता है। जैसे अगर आप क्लास 11th के केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको जो हाइड्रोजन का जो ये बामर श्रेणी, जो हाइड्रोजन की श्रेणियां हैं, बामर श्रेणी हुई, लाइमन श्रेणी हुई, फिर है, तो ये सारी जो श्रेणियां हैं वो आपने 11th में पढ़ी होगी। अरे फुंडो ब्रैकेट्स जानता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये श्रेणियां आपने पढ़ी होगी हाइड्रोजन की, लेकिन आपने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इसी प्रकार सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो क्या है भैया, अर्धचालक है। क्या है, अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक, इसको लिख लीजिए, शुद्ध अर्धचालक। ग्रेफाइट किस प्रकार का ठोस है, एग्जाम्पल में दिया होता है आयनिक ठोस, सहसंयोजिक ठोस। अब इसके जो वो है ना 4 जो ऑप्टिकल होते हैं वो लिखना, मतलब समझ रहे, मार्कर का बर्बादी। मैं बोल सकता हूँ, आप सुन लीजिए क्या क्या थे सर। हाँ, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, ठीक है, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, फिर हाइड्रोजन बंधे ठोस, और एक ठोस थे, कोई भी ले लीजिए, ठीक है। अब बताइए आप इसमें से कौन से हैं, तो ये है ग्रेफाइट सहसंयोजी ठोस। क्या है बच्चा, सहसंयोजी, ग्रेफाइट क्या है, सहसंयोजी ठोस है, सहसंयोजी ठोस। तो ये आज का हमने आपको बूस्टर